हेलो दोस्तों, नमस्कार भारत। आकाश खरे का प्रणाम। वेलकम बैक टू द चैनल आकाश पाइसियन। उम्मीद है आप सब जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, किसी न किसी काम में व्यस्त होंगे। और व्यस्त होने के बावजूद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं हर सैटरडे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूं जो एक नई एनर्जी, एक नई वैल्यूज के साथ आता है। और उम्मीद करता हूं वो हर व्लॉग आपके लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर रहा होगा। तो उसी तरह से इस सैटरडे भी मैंने एक नया व्लॉग बनाने की कोशिश की है और इसमें मैं ये व्लॉग उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो खासकर प्राइवेट इंडस्ट्री में एक रैट रेस में फंसे हुए होते हैं। वो उसी में अपनी रगड़ाई घिसाई करा रहे होते हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। वो एंटरप्रेन्योर बनने के सपने देख रहे होते हैं, एक एम्प्लॉयर बनने के सपने देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जिनकी वजह से वो आगे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, या वो सिर्फ सपने सपने ही बन के रह जाते हैं, सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं आपके साथ एक तो कुछ डेटा शेयर करूंगा पहले, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि हम ग्लोबली कहां पर रैंक करते हैं एंटरप्रेन्योर के इंडेक्स में। क्या 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से हम या इंडिया में ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन पाते हैं। और फिर मैं लास्ट में आपको 3 सॉल्यूशंस ऐसे दूंगा कि जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनने से या आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल आकाश पाइसियन, और उसके नीचे एक बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनने का। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं अपने इस पूरे ब्लॉग को 3 सेशंस में कवर करूंगा, जिसमें कि पहला सेशन होगा डेटा का, जिसमें मैं आपको एक्चुअल रियलिटी दिखाऊंगा आज की डेट में हम कहां पे स्टैंड करते हैं ग्लोबली। सेकंड सेशन होगा जिसमें कि मैं आपको रीजंस बताऊंगा, कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में कम एंटरप्रेन्योर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज। और थर्ड सेशन होगा जिसमें कि मैं आपको सोल्यूशंस बताऊंगा कि आप क्या ऐसा करें जिसकी वजह से आप एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बन पाए। सबसे पहले सेशन की बात करते हैं डेटा की। हम सबको पता है कि इंडिया की आबादी अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ के आसपास है, और 140 करोड़ में से लगभग सिर्फ 5 करोड़ ही एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये 2021 का डेटा है। तो इससे हमें आइडिया लग सकता है कि 140 करोड़ में से अगर सिर्फ 5 करोड़ लोग ही एंटरप्रेन्योर्स हैं तो लगभग 3.5% के आसपास की आबादी जो है वो एंटरप्रेन्योर्स है। जबकि ऑन एन एवरेज एक साल में 40 करोड़ जॉब्स निकलती हैं। तो 40 वर्सेस 5, डेफिनेटली लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज्यादा जाते हैं या फिर नौकरियों की तरफ ज्यादा भागते हैं बजाय कि एंटरप्रेन्योर्स बनने के। यहीं पे अगर मैं बाकी कंट्रीज की बात करूं, यूएस की बात करूं या यूरोपियन देशों की बात करूं, तो वहां की आबादी हमसे बहुत कम है। अगर हम 140 करोड़ हैं तो स्पेन और पोलैंड जैसे कंट्री जिनकी आबादी 4 करोड़ है, वो भी हमसे हायर पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल इंडेक्स मीटर। एक जीईएम करके एक बॉडी है जो कि ग्लोबल, जिसका नाम ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर है। वो लिस्टिंग करती है हर कंट्री की कि कौन सा कंट्री किस पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन दैट कंट्री। उस जीईएम इंडेक्स में हम पोजीशन 9 पर है, जबकि हमारी आबादी 140 करोड़ है। यूएस पोजीशन 1 पे है जिसकी की आबादी 32 करोड़ है। और स्पेन और पोलैंड जैसे कंट्री, यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी मात्र 4 करोड़ है, वो भी थर्ड और फोर्थ पोजीशन शेयर करते हैं। तो अब ये डेटा देख के आपको समझ में आया होगा कि इतनी आबादी होने के बावजूद भी हम ऐसे कंट्रीज से पीछे हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि लगभग 250 कंट्रीज इस वर्ल्ड में हैं जिसमें कि हम टॉप 10 में आते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट बुरी बात यह है कि इतनी आबादी होने के बावजूद भी हम सिर्फ पोजीशन 9 पर ही हैं। हमको शायद एक अच्छी पोजीशन या एक ऊपर की पोजीशन होल्ड करनी चाहिए थी। ये हमको सबको पता है कि इंडिया एक यूथ कंट्री है, और मैक्सिमम जेंट्री या जो ज्यादा काम करने वाले लोग हैं उसमें 35% लोग 15 से 30 साल के बीच में हैं। यही वो टाइम फेस होता है जिस टाइम पे आपके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, आपका माइंड बहुत फास्ट काम कर रहा होता है, और आपको अगर सही गाइडेंस मिल जाए देन वी कैन डेफिनेटली डू वंडर्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने इसलिए 3 रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की। रीजंस तो बहुत सारे फाइंड आउट करने की कोशिश की, बट उसमें से मैंने उसको जस्ट डाउन 3 कैटेगरीज में किया है। सबसे पहली कैटेगरी जो मैंने की है दैट इज अवर इकोसिस्टम। हमारी सराउंडिंग्स, हमारा एम्बियंस, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त यार, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, ये सारे लोग होते हैं जिनकी वजह से इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स कम बनते हैं।
मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ या उन फैमिलीज की बात नहीं कर रहा हूँ जिन फैमिलीज में ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में नहीं एग्जैक्टली फॉलो होगा, क्योंकि उनका रनिंग बिजनेस है, अगली पीढ़ी सिर्फ वो बिजनेस ज्वाइन करती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनकी पीछे की 3-4 जनरेशन में सिर्फ नौकरियां ही हुई हैं या लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से थे। तो जो फार्मिंग बैकग्राउंड से थे उसके बाद उनकी 1-2 जनरेशन निकली बाहर और उन्होंने जॉब करना शुरू किया। वो हमेशा ही अपने बच्चों को, जब वो 10th में होता है या 12th में होता है, तो सिर्फ यही ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं कि बेटा मेरा अच्छा पढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा तो अच्छी कंपनी में नौकरी लगेगी। तो उनका थॉट वहीं से ही जनरेट हो जाता है, वो चाहे पेरेंट्स का हो चाहे बच्चों का हो, कि अगर मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा या उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, तो वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। तो ये थॉट इंडिया में अभी भी प्रोमिनेंट नहीं है कि अगर मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, तो वो शायद एक अच्छा एम्प्लॉयर बनेगा या वो एक अच्छी कंपनी खड़ी करेगा और लोगों को नौकरी देगा। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन है जो इकोसिस्टम के बारे में मैं आपको बता रहा था, कि उसमें पेरेंट्स और बच्चों दोनों का एक माइंड ब्लॉकेज होता है, एक कैप लगी होती है और वो कैप के बाहर कोई देखना नहीं चाह रहा होता है। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है रिस्क। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स जो बनते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बनते हैं, क्योंकि उन्हीं की जनरेशन पीछे से जॉब करके आ रही होती है और उन्हीं के अंदर ही ये एक एजिटेशन होती है, एक आग होती है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है और मैं अपना बिजनेस कुछ करना चाहता हूं। तो जो दूसरा रीजन है जो उनको पुल करता है एंटरप्रेन्योर्स ना बनने को लेके, वो है रिस्क, फियर फैक्टर। रिस्क और फियर फैक्टर इंडिया की में आज की डेट में बहुत ज्यादा अगेन फिर डोमिनेटिंग होता चला जा रहा है। लोग डरते हैं कोई भी स्टेप लेने से। अगर कोई एक अच्छा बंदा उन लोगों के लिए व्लॉग बना रहा है या अगर कोई एक अच्छा बंदा उनके लिए स्पीच दे रहा है, बाकी कंट्रीज उनको मोटिवेट कर रहे हैं, कंट्री का पीएम उनको मोटिवेट कर रहा है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें और एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आए, भारत के लिए कुछ अच्छा होगा। बहुत सारी मुहिम चलाई गई, वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो थॉट्स होंगे किसी के कि वो इस सबको पुश कर रहे होंगे कि भारत से ज्यादा एम्प्लॉयर्स निकलें बजाय कि एम्प्लॉयज निकलें। तो वो रिस्क लेकिन ओवरकम नहीं हो पाता। लोगों को लगता है कि मैं ही क्यों अपना बच्चा आर्मी में भेजूं बॉर्डर पे खड़ा होने के लिए, मैं ही अपने बच्चे को क्यों एम्प्लॉयर बनाऊं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं रिस्क तो इन्वॉल्व है, वो चाहे फाइनेंशियल रिस्क हो चाहे मोरल रिस्क हो। क्योंकि अगर आपने बिजनेस खड़ा किया, एक लेवल तक लेके गए, वहां उसके बाद डाउनफॉल आ गया, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेरेंट्स के दिमाग में जो हमेशा पिन कर रहे होते हैं कि आप अपने बच्चे को रिस्क लेने के लिए मजबूर ना करो। और वही रीजन होते हैं कि वो थॉट कहीं ना कहीं एक बच्चे को भी डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक सेकंड रीजन है जो कि ज्यादा इफेक्टिव है या डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स कम होते हैं। और थर्ड रीजन मेरे हिसाब से जो है वो हमारी पीछे की पूरी हिस्ट्री है। शुरू से लेके जब से हम इस इंडिया का ओरिजिन हुआ है, कलयुग की बात अगर मैं करूं तो कलयुग में अगर हम जितनी पीढ़ियों को हम जानते हैं, जितनी जनरेशन्स को हम जानते हैं, पहले मुगल ने हम पे शासन किया, फिर अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, तो हमारे यहाँ पे फॉलोअर्स ज्यादा बने हैं, लीडर्स कम बने हैं बट बहुत कम बने। और इस यही रीजन है कि आज के टाइम पे भी हमारी बॉडी या हमारे थॉट्स या हमारे जीन्स, हमारे डीएनए फॉलो करने में ज्यादा बिलीव करते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग लीडर। कुछ इंडिया में लीडर्स बहुत अच्छे रहे हैं, मैं उन लोगों की बात वापस से नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बैलेंस 85% लोगों की बात कर रहा हूं जो फॉलो करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। और ये आपको हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर में, हर फील्ड में दिख जाएगा। तो प्रॉब्लम्स की बातें बहुत सारी हो गई, अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं क्योंकि अगर मैंने सिर्फ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस की तो ये ब्लॉग बनाने का पर्पस फुलफिल नहीं होगा, इसलिए सॉल्यूशंस बताना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करके तीन सेक्टर्स में डाला, ऐसे ही मैंने बहुत सारी सॉल्यूशंस को कैटेगराइज करके 3 सेक्टर्स में डाल दिया। सबसे पहला जो सेक्टर है जिसमें जो मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव है, दैट इज स्किल। कि आपके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसकी वजह से या जिससे आप जिसको यूटिलाइज करके आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको अपनी स्किल पहचाननी कैसे है या आप कैसे पहचानेंगे, मैंने उसके लिए भी एक ब्लॉग बनाया है। आपको अगर डिटेल चाहिए तो उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप जाके उसको जरूर देखें और अपनी स्किल को जरूर पहचानिए। तो स्किल कैसे पहचाने उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बनाया हुआ है, वहां से जाके देख लेंगे। अगर आपने अपनी स्किल पहचान ली है तो आप उस स्किल को और
तैयार करिए कि आप उस स्किल में मास्टर हो जाएं। अब स्किल में मास्टर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। दैट इज स्टेप 2। तो स्टेप 1 हो गया स्किल, स्टेप 2 हो गया प्रैक्टिस। जो भी आपकी स्किल है, मान लीजिए अगर मेरा लिंग्विस्टिक ट्रेड है, अब लिंग्विस्टिक ट्रेड है मतलब कि मुझे लैंग्वेजेस जल्दी समझ में आती हैं, तो मैं जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए हो सकता है प्रेफर करूं, या जापानीज लैंग्वेज के लिए प्रेफर करूं, या फ्रेंच के लिए प्रेफर करूं। तो पहले मैं वो सीखने के लिए कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम जगहों से उसकी नॉलेज ले सकूं, उसके बारे में अवेयरनेस हो, मैं अपने आप को उसके लिए तैयार करूं कि मुझे सारी नॉलेज हो जाए इस लैंग्वेज के बारे में। फिर मैं उस लैंग्वेज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, दैट इज स्टेप 2। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप 3, दैट इज कॉन्फिडेंस। मेरे पास स्किल है, मुझे लैंग्वेज तो आती है, मैंने प्रैक्टिस भी बहुत कर ली, बहुत जगहों पे बोल लिया, मैंने लोगों से बात करके डायलॉग कन्वर्सेशन की, मैंने प्रैक्टिस भी कर ली, बट मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है उसका लोगों तक प्रेजेंट करने का। कि अगर मुझे किसी एक कम्युनिटी के बीच में या 10 लोगों के बीच में खड़े होकर बोला जाए कि आप 4 लाइनें जर्मन में बोल दो, और अगर मुझे सोचना पड़ जाए या मैं डर जाऊं कि मैं शुरुआत कैसे करूं, देन दैट विल नॉट लीड अस टू द परफेक्शन। तो अब अगर इस वीडियो को समअप करें और मैं आपको इसका जिस्ट देना चाहूं, तो उसका जिस्ट यही है कि अगर आप एक एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनने का सफर तय करना चाह रहे हैं और आप जिस प्रोफेशन में हैं, तो पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, क्या वही प्रोफेशन को आप एज अ एंटरप्रेन्योर कैरी कर सकते हैं। अगर तो जवाब हाँ है, तब तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर जवाब ना है, जिसका मतलब आप किसी गलत जगह पर हैं। तो आप सबसे पहले तो अपना प्रोफेशन चेंज करिए, आप उस चीज में जाइए जहां पर आप जिस काम को करना पसंद करते हैं। क्या काम करना पसंद करते हैं, कैसे ये पहचानेंगे, इसके लिए आपको मैंने बताया था, आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। और अगर आपने ये पहचान लिया है कि आपकी हुनर क्या है, वो मे बी पढ़ाना हो सकता है, बेचना हो सकता है, डिजाइन हो सकती है, परचेज हो सकता है, बिजनेस को एक्सपैंड करने को लेके हो सकता है, जिसको बिजनेस डेवलपमेंट के नाम से बोलते हैं, अकाउंट्स मैनेजमेंट हो सकता है, कुछ हॉस्पिटल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो सकता है, ड्राइविंग हो सकती है, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। और क्या क्या ऑप्शंस हैं आज की डेट में मार्केट में, मैंने उसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में, अगर आपको लगता है कि आपने अपनी स्किल आइडेंटिफाई कर ली है, उसकी मास्टरी करके आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया है, तो सबसे जरूरी है लास्ट में एक प्लान। कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आज मैं सितंबर 2022 में खड़ा हूं, तो मैं अपने बिजनेस को कब शुरू कर सकता हूं, उसके लिए मुझे कितना टाइम तैयारी के लिए चाहिए। तो सबसे पहले तैयारी वाला टाइम निकालो आप, कि मैं पहले तैयार करूंगा अपने आप को, एक स्टेज तक पहुंचाऊंगा, उसके बाद मैं अपने बिजनेस के सारे दरवाजे खोलूंगा। इट मीन्स मैं अपने बिजनेस को आगे मार्केट में ओपन करूंगा, एक्सपैंड करूंगा, और फिर मैं उसको लेके कहां जाना चाहता हूं अगले 5 साल में। तो इट मीन्स आपके पास अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल का प्लान हो। ये तीनों चीजें हैं, प्लान है, गुड टू गो। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन तो बनता है, और अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उन सबसे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आया हूं। अगर आप किसी और टॉपिक पे मुझसे वीडियोस चाहते हैं जिसपे मैं आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं आप एक ब्लॉग बना के जल्द से जल्द प्रेजेंट करूं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। बाय बाय।